ओके, तो आज मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के साथ साथ कोशिश करेंगे या स्कैटर चार्ट भी आपको बताऊंगा। और एक मेरी बुक है लिखी हुई, तो सेवन की टूल्स पे लिखी हुई है, ये बुक है। राइट, ये मेरी लिखी हुई बुक है। सारे सेवन की टूल्स इसमें अवेलेबल हैं। सारा डिटेल्ड है इसमें, कैसे कैसे चार्ट बने हुए हैं, किस तरह से चार्ट बने हुए हैं, सारी एप्लीकेशंस किस तरह से यूज हो रहे हैं, चार्ट, कोरिलेशन, कॉजेशन, सारा फॉर्मूलेज, सभी तरीके के फॉर्मूलेज इस बुक के अंदर यूज किए गए हैं। सो एप्लीकेशन बेस्ड है। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट मेथोलॉजीज का, काइजन का है, 5S का है, लीन सिक्स सिग्मा डिमैक का है, लीन सिक्स सिग्मा डीएमएडीवी का है। डिमैक वर्सेस डीएमएडीवी में अंतर क्या है वो बताया हुआ है, रेफरेंसेस दिए हुए हैं। मैं इसका लिंक जो है ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। कैन बाय दैट। एक्सेल में हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे वो बताया हुआ है। एक्सेल में ही पैरेटो चार्ट कैसे बनाएंगे वो भी मैंने बताया है इसके अंदर। पैरेटो चार्ट के बारे में डिटेल नॉलेज है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है, कहाँ एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, वेरिएशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कई तरह के कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होते हैं, कौन कौन से हैं वो सब। देन स्कैटर चार्ट, स्कैटर डायग्राम, एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होती है वो सब बड़े डिटेल में इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये कंट्रोल चार्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, मीन चार्ट और एवरेज चार्ट, रेंज चार्ट, accuracy versus precision, steps for constructing a mean chart, steps for constructing a range chart, illustrative example, mean chart in Excel, range chart in Excel, P chart for proportion defectives, illustrative example, NP chart for count of defectives, illustrative example, U chart for average occurrence per unit, illustrative example, C chart. Hello Prashant. So, and then ये सब चार्ट इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। मीन चार्ट क्या होता है, रेंज चार्ट क्या होता है, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। बोलिए। एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है पहले ये बताइए। हम्म। तो लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी। हम्म।
पहले आपने मुझसे डिफरेंस पूछा ना। हाँ, तो पहले आप मुझे बताइए लीस्ट काउंट चीज होती है और एक्यूरेसी क्या चीज होती है, दोनों को अलग अलग बताइए। ठीक है, ठीक है। और एक्यूरेसी? एक्यूरेसी नहीं पता आपको? तो आप मेजरमेंट एमएसए कैसे करते हो? हाँ, एक्यूरेसी क्या होती है, जो आपका डेटा जो है ना, वो आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कितना शिफ्ट हो रहा है। अगर मान लो आप बुल्स बुल्स आई के आसपास हिट करते हो, यू कांट से दैट यू आर एक्यूरेट। एक्यूरेसी क्या है? एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की। और लीस्ट काउंट करेक्टरिस्टिक्स है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप कितना एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो। अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट काउंट ओके है, बट आपका मेजरमेंट ठीक नहीं आ रहा, तो आप कैसे कहोगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो रहा है? एक्यूरेसी में डिपेंड करता है भाई, लिस्ट काउंट तो आपका इंस्ट्रूमेंट का है ना। लेकिन मेजर करते हुए जो ऑपरेटर है या जो अप्रेजर है वो ठीक से मेजर नहीं कर रहा, तो भी तो एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये डिफरेंस है। हाँ, एक्यूरेसी आपकी एबिलिटी है। एक्यूरेसी लिस्ट काउंट नहीं है, बट एक्यूरेसी लीस्ट काउंट की, आपका लीस्ट काउंट ठीक है नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। वो ठीक है, 500 ग्राम दे रखी है, वो ठीक है। बट एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट दोनों अलग अलग मैटर हैं। दे रखी है एक बात है, भाई वो 500 ग्राम तक एक्यूरेटली मेजर करेगा, वो ये कह रहा है। लेकिन उसकी 500 ग्राम की एबिलिटी है, मिनिमम मेजरमेंट की उसकी 500 ग्राम की एबिलिटी है। ठीक है ना? वो 500 ग्राम के 500 ग्राम से नीचे ऊपर जो हो जाएगा, तो उसमें एक्यूरेटली मेजर करेगा नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़, वो तो ऑपरेटर भी गड़बड़ कर देगा उसमें। ठीक है। ओके, वेलकम। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग, आई वाज शोइंग कि मेरी जो लिखी हुई बुक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए हुए हैं डिटेल में, कैलकुलेशन कैसे होती है। ये रेंज चार्ट है, आवरली सैंपल डेटा है। मीन चार्ट इन एक्सेल एक्सेल में मीन चार्ट को कैसे बनाते हैं। देन some illustrative example है, P chart for proportion defective, NP chart for count of defectives, NP chart, U chart for average occurrences per unit। राइट? बिल्कुल सारे टोटल फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं इसके अंदर। 7:2 उसकी डिटेल बुक है। इसकी काफी सारी कापियां सोल्ड आउट हुई हैं इसकी। सो लगभग लगभग मुझे लगता है जो जो ट्रेनर हैं उन सब के पास ये बुक जरूर मिलेगी। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उनके सबके पास ये बुक मिल रही है, क्योंकि ये रेफरेंस के रूप में काम करते हैं, रेफरेंस के रूप में लेते हैं उसको। राइट? कुछ इसमें प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं, फिर उसके बाद मैंने कुछ, आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं।
MCQ टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है इसके अंदर, बेस्ड ऑन 7 QC टूल्स, एंड दिस इज की ऑल्सो। इंट्रोडक्शन ऑफ काइजन है, 5S मेथोलॉजी है, लीन सिक्स सिग्मा डीमैक है, लीन सिक्स सिग्मा DMADV। तो ये बुक है मेरी, आप, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो टुडे वी विल स्टडी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ब्रेनस्टॉर्मिंग और पॉसिबल कॉजेज को फाइंड आउट को फाइंड आउट करने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए यूज करते हैं, पॉसिबल कॉजेज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। प्रोफेसर कोरू इशिकावा ने इसको इसको बनाया। फिशबोन डायग्राम भी नाम देते हैं इसका नाम। अपने आप में ही एजुकेशन है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, गाइड की तरह से काम करता है डिस्कशन के लिए, और फ्रीक्वेंटली इंस्पायर्स मोर आइडियाज, ताकि नए नए आइडिया निकाले जा सके। आपका जो माइक, किसका माइक जो है ओपन है? अपने माइक जो है प्लीज ओपन म्यूट कर लीजिए। ओके। एक बार बनाने के बाद कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम रिकॉर्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और ये जो टीम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना रही है उसकी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रॉब्लम को लेकर के, वो भी पता लगता है इस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से, राइट? कैसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया जाता है? सबसे पहले एरो हेड के ऊपर इफेक्ट को लिखोगे, एक स्ट्रेट लाइन लेकर के एक एरो हेड है, यहाँ पे आप इफेक्ट लिखोगे। मेन कॉजेज आर प्लेस्ड ऑन टेल ऑफ एसोसिएटेड एरोस। इसके बाद मेन कॉजेज हैं, इन एरियाज में यहाँ पे आप मेन कॉजेज लिखोगे। देन 5 मेन कॉजेज कौन कौन से हैं? मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, मेजरमेंट एंड एनवायरनमेंट, also known as mother nature. Then sub causes are then placed under each main cause category. यहाँ सब causes हैं। इस तरह से आप, ये एक डिजाइन बन जाएगा। इसका डिजाइन है एक फिश की तरह से। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, एरोहेड पे लिखा हमने एक्सेसिव टाइपिंग एरर। सो मेन कौन कौन से हुए मेन कॉजेज? या तो कोई टाइपिस्ट की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं एक्सेसिव टाइपिंग एरर, या तो टाइपिस्ट जो है वो ठीक से टाइप नहीं कर रहा, या कुछ उसकी मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइपिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टाइपिंग मटेरियल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टाइपिस्ट को देखें, हो सकता है लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो उसको, पर्सन अनट्रेंड है, बहुत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है, पुअर शॉर्ट हैंड स्किल्स है। टाइपिंग मशीन में ओल्ड मशीन हो सकती है, रूलर जो है वो वर्न आउट रूलर है, जर्क प्रॉब्लम है, पुअर मेंटेनेंस है। देन टाइपिंग मेथड क्या क्या है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? स्पेल चेकिंग को ओमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, स्पेल चेकिंग नहीं कर रहा, वर्क प्रेशर है उसके ऊपर, इम्पेशेंटली टाइपिंग कर रहा है, टू फास्ट डिक्टेशन है, बहुत तेजी से उसको डिक्टेशन दी है, इसने ठीक से नोट डाउन नहीं कर पाया। पुअर क्वालिटी पेपर हो सकता है टाइपिंग मटेरियल में, पुअर क्वालिटी इंक हो सकती है टाइपराइटर की, मिसिंग अल्फाबेट्स हैं। वैसे बहुत पुराना है क्योंकि अब तो टाइपराइटर एग्जिस्ट ही नहीं करते टाइपराइटर, सब तो कंप्यूटर आ गए हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्न आउट रिबन है, राइट? इस तरह से हम इसको बना सकते हैं।
एक फिशबोन डायग्राम फॉर कैपेसिटी वेरिएशन रेफर कर सकते हैं, एक्सेल फाइल है उसके, देखते हैं हम फिशबोन डायग्राम को कैसे बनाएंगे एक्सेल फाइल। ये है हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सो एक टेम्पलेट है एक्सेसिव टाइपिंग एरर के लिए। सो इसमें हम यहाँ एक टेबल बनी हुई है, आपको सिर्फ इसमें अपने अपने इनपुट डालने हैं, राइट। सो टाइपिस्ट के लिए अगर मैं डिलीट कर दूं इसको, लैंग्वेज अनट्रेन्ड पर्सन, पुअर, शॉर्ट एंड हाई स्पीड, राइट, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे 0 0 आ जा रहा है सबके ऊपर। ये सबके ऊपर 0 0 आ जा रहा है। अब टाइपिस्ट के क्या है इशू? लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अनट्रेन्ड पर्सन है, पुअर शॉर्ट हैंड स्किल्स है, हाई स्पीड है। अनट्रेन्ड पर्सन है, पुअर शॉर्ट हैंड स्किल है, और हाई स्पीड टाइपिंग। देखिए क्या फर्क पड़ा। देखिए आगे यहाँ पर, और यहाँ कैपेसिटी वेरिएशन लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसमें, राइट द इफेक्ट हियर इन द ब्लॉक बॉक्स, एक्सेसिव टाइपिंग एरर। ये आ गया एक्सेसिव टाइपिंग। देन टाइपिंग मशीन को लेकर के क्या है, ओल्ड मशीन है, बोर्न आउट रोलर है, जर्क प्रॉब्लम है, पुअर मेंटेनेंस है। ओल्ड मशीन है, बोर्न आउट रोलर है, जर्क प्रॉब्लम है, और क्या है, पुअर मेंटेनेंस। तीसरा टाइपिंग मेथड है impatient type, too fast dictation, impatient typing, omitting spell check, work pressure. Too fast dictation, poor maintenance, poor maintenance नहीं, impatient typing. impatient typing है, work pressure, omitting spell check, omitting spell check. Then last है typing material, missing alphabet, worn out ribbon, poor quality paper, poor quality. Missing alphabet, worn out ribbon, poor quality paper,
पुअर क्वालिटी इंक। देखिए बन गया फिशबोन डायग्राम, बन गया फिशबोन डायग्राम। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से एक्सेल में ये बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सेल में है, सिंपल एक्सेल में। हाँ, वो एक्सेल में इस तरह से डिजाइनिंग करी हुई है उसकी, तो टेम्पलेट बना हुआ है। किसका? फोरम का? फोरम का स्पेस सीक्वेंस? मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? मेन मेथड। आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, नहीं श्योर नहीं, जो आप जान रहे हो वो बताइए ना। आपको जो पता है आप उसके बारे में बताइए, जो आपके पास नॉलेज है आप उसको शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है? आप कैसे शुरू करेंगे? मेथड, मटेरियल, मशीन, मैन, फिशबोन डायग्राम बनाते हुए। हम्म। अच्छा, पहले मेथड का एनालिसिस करोगे और उसके बाद फिर मटेरियल पे। ऐसा क्यों? इस सीक्वेंस का रीजन? स्किल्ड मैन पावर लगा रखी है तो? लेकिन अगर स्किल्ड मैन पावर ना हो तो? देखो ऐसा कोई सीक्वेंस अभी तक तो नॉलेज में आया नहीं है। हाँ। आप ज... हाँ, ऐसा कहीं पे कोई स्किल्स ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पे कि हमें इसी सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। जब आप फिशबोन डायग्राम बनाते हो तो टीम जो है कैसे काम करती है? पहले जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सो मैन, किसने गलती किया, क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, है ना? फिर कौन वहां काम कर रहा था, तो फिर काम कैसे कर रहा था? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है उन चीजों को लेकर के? जहां पे भी आप एप्लीकेशन करके चल रहे हो। दूसरा, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ सीक्वेंस डेवलप कर लिए जाते हैं कि अगर हम इसी सीक्वेंस में काम करें तो हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। भाई अपनी सुविधा के अनुसार काम कर लिया ना, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। और हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी कंपनी का अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन हो वो दूसरी भी कंपनी फॉलो कर रही होगी।
हाँ, तो ये आपको कब जाकर के ऐसा लगा कि हमें इसी सीक्वेंस में काम करना है, वो डिपेंड करता है ना आपके ऊपर, आपको कस कब सुविधाजनक लग रहा है। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं, एक ही सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, है ना। कोई और डाउट? ओके, चलें आगे। अब इसी को मैं एक नए सॉफ्टवेयर में आपको दिखा रहा हूँ, ये माइंड मैप सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं फिशबोन डायग्राम। तो चार हमारे पास मेन कॉजेज क्या थे? एक टाइपिस्ट है, एक टाइपिंग मशीन है। हाँ 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 हाँ, वही आएंगे वही। और अगर वो ना हो तो आप मेन कॉजेज जो आपको समझ में आ रहे हैं वो लिख सकते हैं, है ना। टाइपिंग मशीन है, टाइपिंग मेथड है। बल्कि अगर हम इसी को इसी साइड में लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टाइपिंग मशीन, टाइपिंग मेथड, और क्या है? टाइपिंग मटेरियल है। राइट, इसको फर्दर हम सब कॉजेज देख लेते हैं। न्यू चाइल्ड नोड, न्यू सिबलिंग नोड, न्यू प्रीवियस सिबलिंग नोड। इसके अंदर आ गया। अब टाइपिस्ट के लिए चलेंगे। टाइपिस्ट के लिए क्या क्या थे? लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अनट्रेन्ड पर्सन है, पुअर शॉर्ट हैंड स्किल्स है, हाई स्पीड है। सो लैंग्वेज प्रॉब्लम। पुअर शॉर्ट हैंड स्किल, हाई स्पीड, और क्या है? अनट्रेन्ड पर्सन। टाइपिंग मशीन में ओल्ड मशीन, worn आउट रोलर, जर प्रॉब्लम, पुअर मेंटेनेंस। इंसर्ट टैब दबाएंगे तो हमारे पास न्यू नोड सिबलिंग, इसमें नया नोड बनेगा, नया नोड निकल आएगा इसके अंदर, न्यू चाइल्ड नोड निकल आएगा इसमें। इंसर्ट दबाएंगे दो चाइल्ड नोड हो गए। जितने भी आपके सब कोचिज हैं सब चाइल्ड नोड में चले जाएंगे। ये मेन नोड हो गए आपके।
मेन नोड में से चाइल्ड नोड, ये पेरेंट नोड हो गए। ये प्रॉब्लम है आपकी, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये एक ही साइड में, बल्कि ये ज्यादा बढ़िया बनेगा, आपको फिशबोन डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, टाइपिंग मशीन में हमारे पास क्या था? worn आउट रूलर, पुअर मेंटेनेंस है, और नहीं, मशीन है, ओल्ड मशीन है, जर प्रॉब्लम है। ओल्ड मशीन है, जर्क प्रॉब्लम है। टाइपिंग मेथड में इम्पेशेंट टाइपिंग, टू फास्ट डिक्टेशन, इम्पेशेंट टाइपिंग, टू फास्ट डिक्टेशन है, ओमिटिंग स्पेल चेक, वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर, राइट टाइपिंग मटेरियल, मिसिंग अल्फाबेट, worn out ribbon, पुअर क्वालिटी पेपर, पुअर क्वालिटी, मिसिंग अल्फाबेट, worn out ribbon, पुअर क्वालिटी पेपर, और पुअर क्वालिटी। ये आपका फिशबोन डायग्राम बन गया। क्लियर? ओके, ओके, अभी संजय अपना माइक जो है म्यूट पे रखो। इसी तरह से कैपेसिटी वेरिएशन के लिए हम देख सकते हैं कि, हाँ जी बोलिए। हाँ। हम्म। हम्म। रूट कॉज, इसके बाद पोटेंशियल कॉजेज को आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहले प्रोबेबल कॉजेज हैं, फिर पोटेंशियल कॉजेज हैं, उसके बाद आप करेंगे वाई वाई एनालिसिस, तब जाके आपका रूट कॉज निकलेगा। और उसके बाद स्कैटर चार्ट, रूट कॉज। आप जब पोटेंशियल कॉजेज निकालेंगे ना, ये जितने भी हैं हमारे, ये सब प्रोबेबल कॉजेज हैं प्रॉब्लम के। भाई ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। हाँ, प्रोबेबल कॉज निकाल लिए। उसके बाद पोटेंशियल कॉजेज निकालते हैं। पोटेंशियल कॉजेज कैसे करते हैं? वैलिडेट द कॉजेस। भाई जाके फिजिकली वहां पे गए जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, उसको देखा, गैम्बा वॉक किया। गैम्बा वॉक करते हैं, देखते हैं वहां पे ये क्या क्या इश्यूज है वहां पे।
अभी जो जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके क्या कॉज आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ, है ना? क्योंकि न्यूज़ वगैरह में भी हमारे पास कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हम गैम्बा वॉक नहीं कर सकते वहाँ पे। अनेबल टू गैम्बा वॉक है ना? तो किस पे चलेंगे? अजम्पशन पे। अजम्पशन बच गया, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अजम्पशन ही करते हैं। अजम्पशन करते हैं, फिर अजम्पशन के बाद हम करते हैं गैम्बा वॉक, कि वो देखते हैं कि ये कॉज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये कॉज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये कॉज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमारे कॉजेज कुछ रिफाइन हो जाते हैं, रिफाइन हो जाएंगे। जब हमारे पास रिफाइन होकर के कुछ बचेंगे, हमारे पास दो बचे, चार बचे, पांच बचे, आठ बचे, 10 बचे, जो भी हमारे पास बचेंगे, उनमें से फिर हम चेक करते हैं, या तो डेटा एनालिसिस के थ्रू या वाइवा एनालिसिस के थ्रू। अब वाइवा एनालिसिस में दो तरीके के वाइवा एनालिसिस होते हैं। एक होता है कि ऑकरेंस, ऑकरेंस कैसे हो रहा है, ऑकर कैसे हो रहा है कॉज, राइट। और दूसरा होता है डिटेक्शन फेलियर क्यों हुआ। दो 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 केसेस में वाई वाई, तो आप वाई वाई, तो वाई वाई की भी बहुत चेन लंबी होती है। सिर्फ फाइव वाई से काम नहीं चलता, पहले ही वाई, फर्स्ट वाई जो आएगा आपका, उसमें भी तीन चार क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ, है, है ना? सो वाई वाई एनालिसिस क्यों करते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, वाई वाई एनालिसिस का? रूट कॉज तक पहुंचने के लिए करते हैं, लेकिन रूट कॉज आपको मिल गया, आपको मान लो आप, कोई कह रहा है भी मेरा रूट कॉज ये भी मेरे हिसाब से ये रूट कॉज हो सकता है, मटेरियल रूट कॉज हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक बुक है, बियॉन्ड फाइव वाई, बियॉन्ड फाइव वाइज, बड़ी अच्छी बुक है। उसके अंदर टाइटैनिक का केस स्टडी दिया हुआ है, टाइटैनिक का, टाइटैनिक क्यों डूब गया, वाई टाइटैनिक वाज सिंक। तो ज्यादातर क्या बताते हैं भाई, एक आइसबर्ग से टकराया और वो टूट गया। क्या आइसबर्ग रूट कॉज था? नहीं। भाई आइसबर्ग तो अपनी जगह पे ही था ना। आइसबर्ग ने, आइसबर्ग ने तो टक्कर नहीं मारी ना उसको, जो शिप था टाइटैनिक को, आइसबर्ग ने आके तो टक्कर नहीं मारी ना। तो आइसबर्ग रूट कॉज कैसे होगा? भाई कैप्टन शिप को ठीक से मोड़ नहीं पाया, कैप्टन आइसबर्ग को नोटिस नहीं कर पाया, या जो टाइटैनिक का मटेरियल था, जो मेटल था, वो उतना मजबूत नहीं था कि आइसबर्ग की टक्कर को झेल पाए। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ। सो रूट कॉज की जब बात करते हैं, सो देयर देयर कुड बी मल्टीपल रूट कॉजेज भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक से अधिक रूट कॉज की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है उसका। वाई वाई एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो चेन कौन सी है जिससे रूट कॉज जो है इफेक्ट में बदल गया। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए, मैं कल का आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर कई दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसको स्विच ऑन करता था, कुछ देर के बाद ये अपने आप ही पावर आनी बंद हो जाती थी इसके अंदर।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों इसके अंदर पावर आनी बंद हो रही है। मैं इसको खोलता, खोल के रखता और देखता अंदर सारे सर्किट ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ रही थी। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई सर्किट के अंदर कोई इश्यू है। मैं इसको बंद करता, रखता, फिर यूज करने लगता तो थोड़ी देर बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाता। मेरे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर खोल के चेक करता, लेकिन वहाँ अंदर मेरे को सारे सर्किट ओके मिलते। टेस्ट करके देख लेता, कुछ नहीं पता लग रहा था मेरे को। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर मुझे लगा शायद वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम है। तो वायर को मैंने देखा, पूरी वायर को चेक कर पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि कहाँ हो सकता है इश्यू। या तो मैं फर्स्ट एंड पे चेक करूं या लास्ट एंड पे चेक करूं। करंट आ रहा था उसके अंदर, एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर। देन इवेंचुअली, नोइंगली नहीं, इवेंचुअली मुझे एहसास हुआ कि जहाँ थ्री पिन प्लग है, जहाँ पे थ्री पिन प्लग लगा हुआ है, उस जगह पर वायर जो है हिलती है तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। फिर मैंने उसको अपने आप ही हिला करके देखा वायर को। सो आई फाउंड के वायर हिलाने से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी ये थी, द पॉसिबिलिटी वाज कि अंदर कहीं वायर जो है थ्री पिन प्लग के पास अंदर कहीं कट गया है। मैंने उस वहां से वायर को काटा और जब नया थ्री पिन प्लग लगाया तो ये वर्क कर रहा है। सो दिस वाज द रूट कॉज। एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया। रूट कॉज वो कॉज है जो आपके इफेक्ट से सीधा जुड़ा हुआ है, उसका मैकेनिज्म है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से इफेक्ट आपके पास आ रहा है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ का इफेक्ट अगर आपके पास आ रहा है, रूट कॉज वो है। अगर आप रूट कॉज को स्विच ऑफ कर देते हैं तो आपका बल्ब के अंदर लाइट आनी बंद हो जाती है। दैट इज द मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट मैकेनिज्म। स्विच ऑफ स्विच ऑन करना। सो वाई वाई एनालिसिस आपको क्या समझाता है? मैकेनिज्म समझाता है जिससे रूट कॉज जो है इफेक्ट में बदल रहा है। क्लियर? ओके, आइए अगले टूल पे चलते हैं। अब ये टूल क्लियर है, इसमें कोई डाउट है अभी तक? स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट एक ग्राफिकल टूल है, कोरिलेट करता है टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पर होगा, एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डॉट प्लॉट है कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डॉट प्लॉट्स रहते हैं। और ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? इन डॉट प्लॉट्स ये कैसे स्कैटर हो रखे हैं, वो कैसे पता लगता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में किस डिग्री का रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जितना ज्यादा हायर होगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, हम उतना ही कह सकते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉज हो सकता है। तो ये स्कैटर चार्ट भी हेल्प करता है हमें रूट कॉज, किसी कॉज को इफेक्ट में, किस इफेक्ट को कैसे जनरेट कर रहा है कोई कॉज, क्या वो रूट कॉज हो सकता है, स्कैटर चार्ट की हेल्प से भी हम पता करते हैं। वाई यूज इट एज क्वालिटी टूल? क्यों हम इसे क्वालिटी टूल के रूप में यूज करते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड और ऑन द बेसिस ऑफ करंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो करंट रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस समय के बाद अगर एक्स एक्स इतना होगा तो वाई हमारा इतना आएगा। और हमें बिहेवियर का पता लगता है, किसके बिहेवियर का? डिपेंडेंट वेरिएबल, कि किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करने से
डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेव कर रहा है, और ये कंफर्म करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली कॉज है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। आर जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं इसको। एक्स और वाई, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अगर एक्स कोई वैल्यू है तो एक्स बार मीन वैल्यू है। सो हर एक्स के अंदर से उसकी मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और फिर इसी तरह से y के अंदर से y बार को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन। इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन, मल्टीप्लाई सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट मीन्स y माइनस वाई बार स्क्वायर का समेशन। ये डिटेल कैलकुलेशन विद एग्जांपल आपको बुक के अंदर आराम से मिल जाएगा। देन अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन परफेक्ट है या पॉजिटिव है तो +1 वैल्यू आएगी, इस आर की वैल्यू +1 आएगी, और अगर नेगेटिव है तो -1 आएगी। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव के लिए 0.75 से लेकर के +1, -0.75 से लेकर -1। सिमिलरली अगर मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो +0.25 से लेकर के +0.75, -2.5 से लेकर के -0.75। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0 से +0.25 और 0 से -0.2। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 0 आएगी जहां कोरिलेशन कोई बनेगा। जैसे ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमारा ग्राफ ऐसा है, डेटा वैल्यूज एक ही लाइन पे दिखाई देंगे स्ट्रेट। और कैसे दिखाई देंगे? लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ जाते हैं, तब ये हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर डेटा वैल्यूज अपर राइट कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, ये अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहे हैं, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा अगर डेटा वैल्यूज एक ही लाइन पर हैं तो। अब देखिए डेटा वैल्यूज थोड़े स्कैटर्ड है, थोड़े से स्कैटर्ड है, लेकिन मूव कैसे कर रहे हैं? लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ। इसे कहेंगे हम हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर डेटा वैल्यूज अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से स्कैटर्ड हैं, तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन, डेटा वैल्यूज पूरे चार्ट पे बिखरे हुए हैं, कोई कोरिलेशन नहीं है डेटा के अंदर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई भी कोरिलेशन नहीं। एग्जांपल लेते हैं, स्पीड और माइलेज के बीच का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या स्पीड माइलेज को इम्पैक्ट करती है? हम इस एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं कि क्या स्पीड माइलेज को इम्पैक्ट करती है। 30 की स्पीड पे माइलेज आ रही है 38, सपोज कीजिए बाइक की हम माइलेज चेक करना चाह रहे हैं। 30 की स्पीड पर माइलेज आ रही है, फिर 35, फिर 35 की स्पीड पे 35 की फिर 30, 40 पे 33 एंड सो। जैसे जैसे माइलेज बढ़ रही है, जैसे स्पीड बढ़ रही है, माइलेज जो है घट रही है, घट रही है ना? ओके, घट रही है। फिर हम देख रहे हैं घटती चली जा रही है। यहाँ 40 से 45 पे जब आई है तो माइलेज बढ़ी भी है, 28 से 32 हो गई, फिर 45 पे 29। सो ओवरऑल माइलेज जो है घटती चली जा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड। अब जरा देखें क्या इसमें रिलेशन कैसा बन रहा है।
ये स्कैटर चार्ट हमारा बन गया है स्पीड वर्सेस माइलेज का। लेकिन अभी हमारे पास इक्वेशन नहीं है, हम एक्सेल में देखेंगे कि हमारा इक्वेशन कैसा आ रहा है, वैल्यू कैसी आ रही है। अभी वैल्यू नहीं आ रही है। ये स्पीड वर्सेस माइलेज के अंदर कैसा ग्राफ बनाइए, क्या बोल सकते हैं इसको, कौन सा कोरिलेशन है ये, नेगेटिव है लेकिन किस डिग्री का है, नेगेटिव कोरिलेशन तो है लेकिन कौन सी डिग्री का कोरिलेशन, डिग्री डिग्री डिग्री, परफेक्ट है, हाई है, लो है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। डेटा वैल्यूज लाइन के बहुत आसपास हैं। दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन एक्सेल के अंदर देखते हैं। ये वेट एंड कैपेसिटी का है। ये ये किस डिग्री का कोरिलेशन है, इसमें डेटा वैल्यू दूर दूर बिखरे हुए हैं। इसमें डेटा वैल्यूज काफी दूर दूर बिखरे हुए हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है इसकी, जीरो -0.26, नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, राइट। और लो डिग्री कोरिलेशन है -0.25, लो डिग्री कोरिलेशन। अब ये वैल्यू कैसे आई, हम किसी भी सेल के अंदर इक्वल टू कोरल, कोरल एक कमांड देंगे, कोरल एक फंक्शन है। इस एरे को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, दूसरे एरे को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। ये वैल्यू आ गई है, ये आ गई। हमें पता लग गया कि ये किस तरह का कोरिलेशन, -0. अगर हम इस ट्रेंड लाइन को स्टडी करना चाहें तो और ज्यादा बेहतर, ये हमारे पास आई है इक्वेशन ऑन द, इसकी इक्वेशन भी हम शो कर सकते हैं। इक्वेशन है और आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेट का कितना परसेंट इस कैपेसिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। सो केवल 7%, 7%, आर स्क्वायर की वैल्यू 0.07 है, 7% ही वेट का, वेट इसको कैपेसिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। आर स्क्वायर ये बता रहा है हाउ मच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज। अगर जो डेटा हमें वेट एंड माइलेज का मिला हुआ था उसका ग्राफ एक्सेल में ड्रॉ करना चाहे तो 30 30 35 35 डबल डबल है, स्पीड है 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55, then 60 60 65 65 60 60 65 65, माइलेज 38 35 35,
38, 35, 35, 30, 33, 28, 30, 33, 28, 32, 29, 26, 32, 29, 26, 29, 32, 21, 29, 32, 21, 22, 22, 18, 20, 22, 22, 18, 20. ओके, इसका देखते हैं कैसा आता है हमारे पास स्कैटर चार्ट। दोनों डेटा वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा सेट को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाएंगे, ये स्कैटर चार्ट है, ये चार्ट एरिया है, ये सारा चार्ट एरिया। इंसर्ट में गए, होम पे थे, इंसर्ट में गए, चार्ट एरिया में आए, ये यहाँ पे ये स्कैटर चार्ट, ये आ गया। इसकी हमें ट्रेंड लाइन ऐड कर दी। ट्रेंड लाइन ऐड करेंगे इस तरह से, चार्ट डिजाइन में या फॉर्मेट में, ऐड एलिमेंट, ये ट्रेंड लाइन है, लीनियर लाइन ऐड हो गई ट्रेंड लाइन। और इक्वेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले द इक्वेशन ऑन चार्ट, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन कह रही है 0.4524x प्लस 49.613, ये वैल्यू, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा वेरी कर रहा है। अब इसका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अगर देखना चाहें तो कोरल कमांड देंगे, देखें कितना। फर्स्ट डेटा सेट, कोमा, सेकंड डेटा सेट, एंटर। सो -0.88 हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ती है तो माइलेज जो है वो घटेगी। स्पीड अगर बढ़ रही है तो माइलेज घट रही है। -0.88 हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ये ग्राफ भी यही शो कर रहा है। माइनस माइनस का ग्राफ जो शो, माइनस वैल्यू शो कर रही है नेगेटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अगर मिनी टैब में इसी को हम बनाना चाहें, मिनी टैब में स्केट, हाँ, किसको पॉजिटिव लेकर के आए? हाँ, तो हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इसकी, ग्राफ के अंदर डेटा सेट बदलना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, मैं कर लेते, बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है आपने। 32, 50 कर देते हैं। नहीं नहीं, बढ़ेगा, बदलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? 5, 55, 45 एंड 50, 52, 53। माइलेज हमारे पास आई 60, राइट, 70 हो गया। अभी नेगेटिव ही आ रहा है, और 70, 80, ये देखो पॉजिटिव हो गया, हो गया पॉजिटिव, हो गया पॉजिटिव। और इसको भी 80 कर दे दो, कहाँ चला गया? +0.93, देखो बदल गई लाइन। सो ये डिफरेंस है।
65 की स्पीड में भी माइलेज आपको 80 मिल रही है, इम्पॉसिबल। राइट। देखें मिनट मिनी टाइम में कैसा आता है, मिनी टाइम में देखते हैं, मिनी टाइम। कॉपी, और ये मिनी टाइम। स्पीड वर्सेस माइलेज। तो स्टैट, क्वालिटी टूल्स, क्वालिटी टूल्स में नहीं है, कंट्रोल चार्ट्स में नहीं है, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट। ओके जी। एक्स वेरिएबल कौन सा है, स्पीड, और वाई वेरिएबल माइलेज। तो कुछ एरर या आ रहा है ना, पॉजिटिव वैसा ही आ रहा है ना ग्राफ। इस तरह से मिनी टाइम में आप स्कैटर प्लॉट कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपके कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक? राइट। ओके, कल और मिलते हैं। कल लास्ट डे है। कल आपको कंट्रोल चार्ट्स के बारे में बताएंगे, और प्रोसेस फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। कंट्रोल चार्ट काफ़ी हैं, दो तीन कंट्रोल चार्ट आपको बताएंगे। एक तो आपको मीन चार्ट, दूसरा रेंज चार्ट, और हो सका तो पी चार्ट और सी चार्ट भी बताएंगे। उसके बाद प्रोसेस फ्लो चार्ट के बारे में। ठीक है। अपने फीडबैक दीजिए, फीडबैक। ये इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये यूट्यूब पे डलेगा। आपके कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं। ये वीडियो आपको हाँ, ग्रुप के अंदर ये वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके।